नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा प्राइम न्यूज पर। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। जी हां, एनडीए में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स को लेकर माथापच्ची का दौर लगातार चल रहा है। पटना में आज पूरे दिन जेडीयू नेताओं की बैठकें चलती रहीं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ टिकट और कैंडिडेट्स पर मंथन कर रहे हैं। इधर 3 दिन के मान मनोबल के बाद चिराग पासवान के साथ एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई है, सूत्र ये बता रहे हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए हैं। दरअसल सीट शेयरिंग फाइनल होने की खबरों के बीच आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हुए हैं। पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबरें चल रही हैं सीट पर सहमति बन गई है, वो गलत है। बीजेपी के आला कमान यानी शीर्ष नेतृत्व का बुलावा आया है, दिल्ली जा रहा हूं, वहां दूसरे दौर की बातचीत होगी, इसके बाद सब चीजें फाइनल हो जाएंगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। माना जा रहा है कि गठबंधन में उन्हें 6 सीटें मिल रही, जबकि वो 20 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए हैं। इधर दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। मीटिंग में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप के सदस्य शामिल थे। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर विस्तार से मंथन किया जा रहा है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तस्वीर आज देर रात साफ होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपीआर को 24, हम को 10 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को 6 सीटें मिलने की संभावना है, सूत्र बता रहे हैं। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग तो हमारा सक्षम और अनुभवी नेतृत्व पूरे वर्कआउट करके बैठे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चिराग जी ने तो बता दिया कि मैं संतुष्ट हूं और प्रधानमंत्री के रहते मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। अभी तो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का चलना है और बहुत ही अच्छे वातावरण में एकदम सीट हमारा 5 गठबंधन का शेयरिंग हुआ है और इसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। कल बैठक है, उसके बाद वो बता दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। इसलिए एनडीए को रखना है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रयास नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए करेंगे। सोशल मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार 5 दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। इसलिए उन्होंने सही कहा है कि इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है, महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है, बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है।
तो आपने एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुन ली, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीट शेयरिंग पर भी सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कैमरे पर दिखाई दे रही है। दिल्ली पहुंचे हैं और आज तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को उनकी एक तारीख है कोर्ट में, उससे पहले आज वो पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में सुबह से अमित शाह, जेपी नड्डा, लगातार तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि ना तो महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक पूर्ण रूपेण सामने आ पाया है, और ना ही एनडीए का जो शुरू से यह दावा कर रही थी कि उनके बीच बिल्कुल जो तारतम्य बना हुआ है, तालमेल बेहतर है। एनडीए के जो 5 एलाइज हैं, सबको सीटों को लेकर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा हम के जो नेता हैं मांझी साहब, वो भी थोड़े से नाराज लग रहे हैं। स्वागत कीजिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा बिहार की सियासत को जानने, समझने और परखने के लिए। कुमकुम भारद्वाज मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी की है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। प्रोफेसर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी के, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अमर सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अमर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से डिबेट में। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैम, वेलकम टू द शो। आपका भी शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से करूंगा। कुमकुम जी, चिराग पासवान तो अड़ गए हैं, मांझी भी नाराज चल रहे हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली तलब किए गए हैं। शुरू से बीजेपी ये बात कह रही थी कि एनडीए में सब कुछ फिक्स है, फिट है, किसी बात की दिक्कत नहीं है, सभी अलायंस खुश हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान होता है, चिराग पासवान अपना जो प्रेशर पॉलिटिक्स का टूल है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लिस्ट आज आ जाएगी रात तक कि अभी 2-4 दिन का और ये मंथन, ये प्रेशर पॉलिटिक्स चलने वाली है? मैम अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जी, जो हमारा अलायंस है, कोalition है, उसका नाम ही है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जी। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, उनका ये मतलब मैं मीनिंग समझना चाहूंगी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। कहते हैं ना कि जबरदस्ती का 4 एडजेक्टिव डाल करके एक मीनिंग, एक एक्रोनिम निकाल लेना, और वो एक्रोनिम कहीं से भी ना तो समझ आता है आम जनता को जी। इस देश की, जहाँ पे खासकर अगर मैं बिहार की बात करूं, जहाँ पे 90% आबादी गांव में रहती है, तो ये जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इनका गठबंधन भी है, महागठबंधन, या जो भी कहूँ मैं इनके लिए, ये खुद ही बोलेंगे तो बेहतर होगा। उसी तरीके से मैं कहूंगी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, मैं अपनी बात कर लूं, उसमें सब कुछ इंटैक्ट है, जैसे एक फैमिली में होता है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में होता है। क्योंकि राहुल जी ने कहा है मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक अलायंस की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ सबों को, जिनको जो भी हमारे कोएलिशन में है, उनको बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपने साथ हमने रखा है और आगे भी रखेंगे। और एक बड़ी फैमिली में, एक ज्वाइंट फैमिली में जिस तरीके से होता है कि चीजें नीचे से गढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर मुहर लगने के लिए जाती है, उसी तरीके से आपको आज से लेकर के कल तक में सारा डिटेल आपके सामने होगा। और ये हमारी फैमिली है पूरी एनडीए की, और इसमें सारे लोग खुश हैं, क्योंकि बिकॉज एवरीवन नोज कि हमें उन बिहार के डेवलपमेंट के लिए सोचना होगा, हमें बिहार के विकास के लिए सोचना होगा। हमारा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। दैट्स ऑल। ठीक है कुमकुम जी, आप साथ रहेगा। प्रोफेसर श्याम कुमार मेरे साथ जुड़ गए, इज स्पोक्स पर्सन फ्रॉम आरजेडी। प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, और विपक्ष की जो अलायंस है वहाँ चीज़ें बेतरतीब है, वहाँ चीज़ें बेहतर नहीं। मुझे एक बात बताइए, एक तो कांग्रेस अनाउंसमेंट नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, पहला। दूसरा, अब तेजस्वी यादव दूसरी मर्तबा दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप लोगों की सीट फाइनल हो रही है या सीटों के चक्कर में राहुल तेजस्वी की दोस्ती टूटने वाली है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अड़ी हुई है सीटों को लेकर, तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि भाई इतनी सीटों पर लड़ लीजिए, लेफ्ट पार्टी भी आपके साथ है, तमाम और पार्टियां आपके साथ हैं, लेकिन न तो आपकी लिस्ट फाइनल हुई है, न तो बीजेपी की लिस्ट अभी तक फाइनल हो पाई। हालांकि बीजेपी ये दावा जरूर कर रही थी 2 महीने 3 महीने पहले से कि हमारा सब कुछ फिक्स है, लेकिन आपके यहाँ तो लड़ाई बिल्कुल और मुखर होती जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कांग्रेस कर नहीं रही है। सबसे बड़े नेता हैं वो, विपक्ष गठबंधन के मुखर नेता है और युवा नेता है, और कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो पूरी पार्टी को साथ लेकर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उनको तवज्जो देती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली आ रहे हैं, क्या बातचीत होने वाली है? नहीं, इसको आप इस तरह से बिल्कुल मत देखिए जी।
हम सब की जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से हम सब बंधे हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे इसके हमारे मूल में है, जो हमारे डीएनए में है, वो है वैचारिक। और हम उसी के साथ जीते और मरते हैं और हमेशा एक लाइन खींचने का काम किया। देखिए ना, अभी SIR की प्रक्रिया हाल में हुई है, तो बिहार की माननीय जनता के लिए हमने 12वां डॉक्यूमेंट जुड़वाया। इसमें जनता दल यूनाइटेड पटकथा पढ़ रही थी बीजेपी की और दोनों प्रवक्ता बने हुए थे। जब हम माननीय अदालत ने हमारे पक्ष में बात रखना था, ये सब पीछे हटने लगे, फिर बाद में हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो आप समझिएगा कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और संवैधानिक तरीके से हम लोग चलते हैं। जैसे एक बात और बड़ा इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा जो दल है, उस दल का नेता मुख्यमंत्री होगा। इनके यहाँ वो नियम नहीं है, 43 पर मुख्यमंत्री है। तो पूरा जो नियम को मतलब ताक पे रख के, तकाजे को बिल्कुल ताक पे रख के लोग काम करते हैं। एक तो बात ये मैं आपको क्लियर करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने पूछा कि सीट शेयरिंग पर बात पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री पर चेहरा की बात कर रहे हैं, ये सब हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा जो बड़ा मकसद क्या है कि बिहार को बनाना है और बचाना है। आप समझिए कि आज जयंती है जयप्रकाश नारायण साहब के, संपूर्ण क्रांति के इतने बड़े अगुआ थे, नेता थे, और उनके सिद्धांतों पे चल के बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। जो असमानता की खाई उन्होंने 20 साल में बना दिया, उससे निकालना है। उनके नकली चेलों से मुक्त कराना हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक तरफ तो हम लोकतंत्र की पटरी पर गाड़ी लेके जाएंगे, कई संवैधानिक संस्था राजनीतिक बनी पड़ी है, उसको भी लेके चलना है कि नहीं, उसको भी ठीक कराना है, जो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमारे जितने पुरखे हैं, सामाजिक न्याय के बड़े चेहरे हैं, बाबा साहब से लेके अनवर साहब से लेके, और आपको मैं बताऊं जो जयप्रकाश नारायण साहब के, इनके विचारों पर भी एक नया बिहार हमको बनाना है। तमाम जिम्मेदारियों के साथ हम लोग समझिए कि जमीन पर रहते हैं। हम लोग का विजन जो है बिहार और देश का लोकतंत्र है। जैसे एक बात लास्ट में कहूंगा, फिर आप डिबेट को आगे बढ़ाइएगा, कि जैसे गरीब रथ हमने चलवाया, समाजवाद हमको, हमारा क्या है कि कोई एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की चुनौतियों अकेले नहीं लड़ पाएगा, तो राज्य की बड़ी भूमिका है। और इन लोगों का काम क्या है, पूंजीपतियों को मौजूद करना, प्राइवेट करना, वंदे भारत ट्रेन चलवाना, जो कि उसके टिकट का नाम सुनते हैं कि यात्री पैदल चल दे बिहार पलायन करके हमारे भाई बंधु बाहर गए हैं। तो इन लोगों का काम और हम आसमान का अंतर है। और मैं आपको बताना चाहूँ, सामाजिक न्याय, समाजवाद, और आपको बताऊं कि धर्मनिरपेक्षता और इस संपूर्ण क्रांति जो जेपी साहब का एक बड़ा नारा था, हम एक बदला हुआ बिहार 14 तारीख को, आपको 14 नवंबर को, चलिए उम्मीद करता हूं कि बदला हुआ बिहार, बीजेपी भी कह रही कि बिहार बदल जाएगा, आप भी कह रहे हैं बिहार बदल जाएगा। अमर सिंह जी के पास जाता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमर भाई, मुझे एक बात बताइए, नामांकन वगैरह पहले फेज का हो गया, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि नामांकन के पहले फेज या नामांकन से एक दिन पहले बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए और आपका जो गठबंधन है, आप लोग सीट शेयरिंग वगैरह पे पूरा क्लैरिटी दे देंगे। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई है। कांग्रेस अड़ी हुई है सीटों को लेकर, पिछली बार 70 पे लड़े थे, परफॉर्मेंस क्या थी आपको भी पता है। इस बार भी 60-65 का मामला बन रहा है और तेजस्वी मानने को तैयार नहीं, दिल्ली पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव। आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूँ कि आज फाइनल हो जाएगा, देर रात आप लोग लिस्ट जारी कर देंगे? बिल्कुल, देखिए लिस्ट जारी आज तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट दौर का मीटिंग है, जिस पर सीट शेयरिंग की बात है, कौन पार्टी किस सीट पे चुनाव लड़ेगी, ये तमाम चीजें तय हो चुकी। कोई मतभेद नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह से आरजेडी या कांग्रेस पार्टी या उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने साफ तौर से अपनी अपनी ओर से कोई नाराजगी नहीं दी। जो फाइनल दौर की जो मीटिंग है वो आज होनी है। तेजस्वी यादव यहाँ पे आ जाएंगे, राहुल गांधी हैं, दोनों के बीच जो टॉप लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के भी और कह सकते हैं आरजेडी के भी, दोनों के बीच बैठक होगी और बैठक के बाद यह तय हो जाएगा। आज आप छोड़ दीजिए, कल जो है एक लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। पहली बात। दूसरी बात, देखिए अब अगर चुनाव की बात करते हैं, बिहार में चुनाव है और ईमानदारी से अगर आप पूछिएगा तो पिछले 20 वर्षों में जो हालात हैं, उस हालात से सब कोई परे हैं। अगर आप बिहार को जानते होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ है। पिछले 20 वर्षों में आज जो बिहार शिक्षा का सबसे बड़ा ये राज्य माना जाता था, आज सबसे पीछे। एक भी, अमित भाई, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के 1 to 100 में है। एक भी कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी हमारा नहीं है। हम अगर रोजगार की तलाश करते हैं या देखते हैं
तो अगर दिल्ली की अगर आप बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो तकरीबन 3 करोड़ लोग जो है रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। एजुकेशन की पॉलिसी अगर देखें, जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया था, उस बयान को भी अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन 0 है, ना के बराबर है। और खर्चा अगर देखेंगे बिहार सरकार का बजट का, तो 66,000 करोड़ है। यानी एक बच्चे पे जो है तकरीबन 6,000 रुपया खर्च है इस स्कूल की अगर बात करेंगे। तो एजुकेशन से 0 कर दिया। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आंकड़े पेश किए हैं या एनडीए गठबंधन जो लोग कह रहे हैं, उस पर कहीं खड़ा नहीं उतरा है। अभी आज का ही एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, जो सी वोटर्स का एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा है कि जो पर्सनल जो मुख्यमंत्री की चेहरा की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव 38% लेकर के नंबर 1 पे हैं। बहुत सारे सर्वे में तेजस्वी यादव नंबर 1 पे हैं, उसके बाद पीके हैं और नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है और पीके नंबर 2 पे है। नीतीश कुमार जो है वो तीसरे स्थान पे, परसेंटेज में बहुत पीछे है, यानी लगभग 15% के लेकर के जो है नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार को बिहार की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं किया। 2005 से लेकर के 2025 तक का अगर रेशियो आप अमर सिंह जी एक्सेप्ट नहीं किया तो सरकार कैसे बनी? 15 साल 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक्सेप्टेंस की बात आप कर रहे हैं। मैं कुमकुम जी के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड, वो आपका काउंटर है, मैं तो अमर में आता हूँ। एक सेकंड में पूरा कर दूंगा, एक सेकंड में मैं अपना वाइंड अप कर दूंगा। उसका मुझे इंदु कांत जी के पास भी जाना है जी। मैं एक सेकंड में वाइंड अप कर दे रहा हूँ भाई, एक सेकंड में। मुख्यमंत्री बने, आप देख लीजिए कि पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार जो मात्र 42 सीट लेकर के आए थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो जो बड़ी दल है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका चेहरा होगा, काम करके दिखाएंगे, नहीं तो जनता सब कुछ तय कर देती है। तो आप समझ लीजिए कि पिछले 20 वर्षों में वो सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी पे वो सरकार को चला रहे हैं। ठीक है कुमकुम भारद्वाज, उनको ठीक है अमर सिंह जी। कुमकुम जी आपका काउंटर है। मैं कुमकुम जी जिसके साथ जाने के लिए लालायित रहते हैं, ये लालायित रहते हैं। बिहार में तो रहते ही हैं, सेंट्रल में भी नीतीश कुमार के लीडरशिप में, जिसको मैंने अभी डिफाइन किया था कि क्या था वो इंडिया गठबंधन, उसके वो लेकर के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मतलब हर कोशिश, कोई ऐसा कोशिश नहीं था जो उन्होंने नहीं किया कि नीतीश कुमार की लीडरशिप हमारे साथ रहे जी। दूसरी बात इनको मैं कहना चाहूंगी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अमर सिंह जी, उन्होंने कहा कि 66,000 करोड़ बिहार का बजट है। मैं एक एक पॉइंट का जवाब देना चाहूंगी, और 6,000 रुपीज पर चाइल्ड है। मैं उनको बताना चाहूँ कि जिस समय आपकी कोalition की सरकार थी बिहार में, उस समय पे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। अगर आप जमीन पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जनता को मूर्ख बना देंगे। जनता जो बिहार की जो जनता है, वो अपने बच्चों को जो स्कूल भेज रही है, आप जाकर के देखिए, वहां पे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, वहां कंप्यूटर लगा हुआ है, वहां क्लाउड पे ICT पे पढ़ाई हो रही है। मैं खुद वहां जाकर के मैंने आप सुन लीजिए, पहले आपको जवाब देने के लिए बड़ी घुल मची रहती है, लेकिन आपके पास जवाब के लिए कुछ होता नहीं है। पहले सुन लेंगे तो फिर आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, फिर मैं भी आपका उसका जी बिहार की जनता भी सुनेगी और हम भी आपका उत्तर दे पाएंगे। दूसरी बात इन्होंने करी जेपी की, आज बात करी उन्होंने। राजद के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि जेपी का आंदोलन किसके अगेंस्ट में था? उसी के अगेंस्ट में था ना, जिसके साथ आप आज कोalition में हैं और सीट बंटवारे के लिए रस्ता कस्सी चल रही है। कुछ अगर कहना है तो बताइए उसके ऊपर। जेपी जयंती की आपने बात करी, आप कहते हैं कि हम जमीन पे, आपको जमीन की कोई समझ और कोई परख नहीं है। आप उस गरीब रथ की बात कर रहे हैं जिस ओबीसी में लालू यादव की सरकार ने बिल्कुल ईबीसी का खात्मा कर दिया था, कर्पूरी फॉर्मूला को बिल्कुल उन्होंने साइडलाइन कर दिया था, और जब हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का उसमें इंटरवेंशन हुआ, तब जाकर के वो चीजें बहाल हो पाई। वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने उन सबको समाहित किया। आपका मंडल कमीशन पे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर हमारे यहाँ से आते हैं। जेपी का आपने बात करी, मैंने जेपी का जवाब दिया आपको। और दूसरा मैं कहूंगी कि इनको ये कहते हैं कि आप इसको ऐसे ना देखिए, आपको मतलब ये जैसे दिखाते हैं वैसे देखिए। बिहार में आकर के अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नहीं आया हूं, तो उन्होंने जो बोला है उसको मत देखिए। जो वो समझ, जो उनकी समझ है, जो उन्होंने बोला, हम अपना जो हमारा इंटेलेक्ट है, अपनी जो समझ है, हम उससे ना समझे। ये मैनिपुलेशन और इंटरप्रिटेशन से कि जैसे समझाएंगे वैसे समझें। एक गंदी नाली बहा करके उसको ये कहें कि आइए ये नदी है और इसमें सारे लोग, बिहार के लोग डुबकी लगाइए, वो वक्त चला गया। ठीक है। आज बिहार की जनता समझती है कि बिहार में क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगी कि जिस समय पे राहुल गांधी रोड पे चल रहे थे, तुमको पता होगा कि ये रोड जो बना है, जिसपे
फर्राटेदार तरीके से उनकी गाड़ी बाइक रन हो बुलेट, रही थी, उनकी बुलेट चली थी, नीतीश कुमार की बुलेट। सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में बना है। हाँ। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो इंटैक्ट है उस पर भी मैं बात करूंगी कि आर्म्स एक्ट 2006 में किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा लाया गया। 2006 में ही पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी, हाई कोर्ट के जजेस बैठे, नीतीश कुमार बैठे और पुलिस डिपार्टमेंट बैठा और तब उन्होंने फाइनल किया कि हम किस तरीके से इस तरीके का जो गुंडागर्दी की सरकार जो हमें विरासत में मिली है इस पे किस तरीके से लगाम लगाया जाए। आपको अगर मैं एक एक चीज गिनाने लगूं ना तो मैं आपके पार्टी के बारे में एक लाइन सिर्फ कहना चाहूंगी। जो आपकी पार्टी का नाम है ना वो होना चाहिए था जेआरडी, तो आपको थोड़ा सा लोगों को गुमराह करने में अच्छा भी लगता। जेआरडी तो फिर वो जेआरडी टाटा के साथ एसोसिएट होता, तो जेआरडी का मतलब आरजेडी की बजाय जेआरडी होता जंगल राज दल, तो फिर लोगों को समझ में आता कि आप किस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बिहार में जो सियासत अब हो रही है, जिस तरह से चाहे वो विपक्ष गठबंधन हो, एनडीए का गठबंधन हो, तमाम नेताओं की बातचीत आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया आप सुन भी रहे हैं और आई एम वेरी श्योर आप फॉलो भी कर रहे हैं सब चीज़ें जो बिहार में हो रही हैं। अभी जो नैरेटिव है बिहार में चुनावों का, चाहे एसआईआर को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, शराबबंदी को लेकर हो, ये तमाम जो मसले हैं कमोबेश दोनों ही पार्टियां इन्हीं मसलों पर पब्लिक में जा रही है। हाँ, एसआईआर का एक माइलेज विपक्ष ने लेने की जरूर कोशिश बिहार में की थी, लेकिन उसका असर भी अब हल्का होता दिख रहा है क्योंकि बिहारी वोटर को इससे फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, सड़क, परिवहन, सुरक्षा, यही एक सामान्य आदमी चाहता है। आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में जो नैरेटिव विपक्ष एसआईआर का लेकर आया है, आपको लगता है काम करेगा वो? डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से आज का समय इन बालिकाओं के लिए निकाला है। सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जी बोले सर। शायद डॉक्टर साहब आपने म्यूट कर रखा है, शायद एक बार अनम्यूट करिएगा। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, आपकी आवाज़ मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर श्याम कुमार जी, मुझे बताइए, जो बातें बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं आपके बारे में कि आपकी पार्टी का नाम आरजेडी की जगह जेआरडी होना चाहिए था। नहीं, तो जेआरडी बता रही हैं, सम्मानित प्रवक्ता भाजपा की हैं, सम्मान करता हूं उनका। एक बात बताइए कि शुरू करता हूं कि जंगल राज से शुरू करता हूं। तो एक खेमका साहब के भाई ने बयान दिया था, अगर आप चलवा दीजिएगा तो जंगल राज, अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी मतलब कि बिहार में रही, ये सुशासन के नाम पर आए थे, लेकिन एक भी आदमी आज सुशासन के बोलने की स्थिति में है? आप बताइए कि एक भी। हेलो अमित जी, आपका आ रहा है? हेलो अमित जी, इस क्लियर है? जी, आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही सर। सर मैं आपको बताऊं कि ये लोग जंगल राज की बात करते हैं, जिस नैरेटिव पर, जिस रैटरिक पर ये लोग शासन सत्ता लेते हैं। तो अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार में रही जी, कि कितनी गोली, बम, बारूद तमाम चल रही थी, जो वो तो आप जानते हैं, जिलेवार और तथ्यपरक घटना अगर निकालिएगा तो मुझे लगता है कि बड़ा सम्मान के साथ कहता हूं कि कुमकुम भारद्वाज जी, मुझे लगता है डिबेट में बहुत देर नहीं बैठ पाएंगे, मुझे लगता है, अगर फैक्ट में जिलावार देने लगूं तो। ये तो बात मैं ही बताऊं। दूसरी बात आप बता रहे, शिक्षा पर बता रही थी, आप लोग शिक्षा पर कैसे बोल सकते हैं? किस राज्य में कौन से पार्टी का शासन है जहां पर स्कूल बंद हो रहे हैं? बुनियादी शिक्षा को, जो तालीम है, जिसका सपना जो बड़े बड़े हमारे पुरखों ने देखा कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, तो स्कूल ही बंद हो जा रहा है। तो ये आप डेटा थोड़ा देखिएगा, टैबलेट और कंप्यूटर और मोबाइल की आप बात करते थे, डेटा चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात आपने कहा जेपी के संपूर्ण क्रांति की मैं बात की आपने, तो अगर मान लीजिए जेडीयू, माननीय मुख्यमंत्री, अगर वो समाजवादी है तो फिर भाजपा के साथ क्या कर रहे हैं? जो पूंजीपतियों की पार्टी है भाजपा, आप देखिए, आप हवाई यात्रा में जरूर की होगी, किसी भी एयरपोर्ट से एक चूहा भी नहीं जा सकता है, इतनी चाक चौबंद सुरक्षा होती है, और तमाम यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए लेके चलेगा विदेश। सुरक्षित है, उनको खोज नहीं पा रहे हैं। जब दुनिया में नंबर 1 लीडर है हमारे देश में, सम्मान करता हूं, तो कम से उनको पकड़ के लाएं, लेकिन वो आएंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। और 35 रुपए लोग पेट्रोल। प्रोफेसर साहब, कैश लेके तो नहीं गए, इलेक्ट्रॉनिक मनी लेके गए हैं। कैश लाखों अरबों तो फ्लाइट के जरिए नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक मनी लेके गए होंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मेरे साथ डॉक्टर इंदुकांत जी फिर से जुड़ रहे हैं। इंदुकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी और कांग्रेस लेकर चुनाव में उतरे हैं कि 20 साल का जंगल राज, जेआरडी, आरजेडी, एसआईआर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे आप भी फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको क्या 19 और क्या 20 लग रहा है दोनों पार्टियों के जिस तरह का नैरेटिव है, क्योंकि घोषणा पत्र अभी तक किसी का नहीं आया है, बयानबाजी खूब चल रही है, खूब चकल्लस चल रहा है मीडिया के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लेकिन एक जो मैनिफेस्टो वाला ग्रामर था, आप भी इतने सालों से देख रहे हैं, एक ग्रामर होता था सर कि पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती थी, तारीखें आती थी, उन घोषणा पत्रों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुआ करती थी, वो सब अब जो चलन है खत्म हो गया है चुनावों से। सर डॉक्टर साहब। जी अमित जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो एसआईआर का मुद्दा ही सबसे पहले लेते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर ही पूरी इतनी बड़ी यात्रा निकली बिहार में जी। उसके लिए चाहे जितने भी दावे प्रतिदावे कर लें तमाम राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन मैंने ये समझा और तमाम और भी राजनीतिक प्रेक्षकों का ये मानना है कि एसआईआर कोई मुद्दा चुनाव का बन ही नहीं पाया बिहार। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हकीकत में जमीन पे अगर आप जाकर देखें कि जो एक चुनाव के पहले सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा जिसकी माना जा रहा था कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी और राहुल जी और तेजस्वी जी जब साथ चल रहे थे तो पूरी जनता उद्वेलित थी और सड़कों पे हंगामा था, एकदम हुजूम था, लेकिन उसका मेन पर्पस जो था एसआईआर, आज बताएं चुनाव में और चुनाव के मुद्दों में एसआईआर कहाँ है? इवन जो राजनीतिक दल उसको लेकर यात्रा कर रहे थे वो भी उसकी चर्चा करने से बच रहे हैं। राइट सर। और बड़ी बात देखिए, तेजस्वी जी ने यात्रा के बीच में भी थोड़ी अलग लाइन ली थी और अब तो उन्होंने कई बार कह दिया साफ साफ तौर पे कि नहीं वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो रोजगार की बात करनी है, इसकी बात करनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ऑन द अदर हैंड देखिए, राहुल जी तो इस मुद्दे को इतने बड़े लेवल पर लेकर के गए और उसके बाद वो विदेश यात्रा पे चले गए, अब वापस आए। देखिए, जो गठबंधन है, गठबंधन का स्वरूप कहाँ से दिखता है? आज बड़ा पार्टनर कौन है बिहार में? महागठबंधन में निश्चित तौर पे तेजस्वी है, लालू जी की आरजेडी है, लेकिन बड़े पार्टनर के मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो हैं उनको सीट के फार्मूले को फाइनलाइज करने के लिए पहले तो प्रतीक्षा करना पड़ता है माननीय राहुल गांधी जी का कि वो विदेश यात्रा से लौटे। इतने अहम मुकाम पे जहां पे चुनाव की घोषणा होगी, सामने चुनाव है जी, अब मुश्किल से 3 हफ्ते बाद जो है एकदम शबाब पे होगा सारा चुनाव की प्रक्रिया। राइट सर। और अब फाइनलाइज करने के लिए सीटों का फार्मूला उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है। राइट सर। तो ये सारी कहानी को खुद अपने आप बयां करता है कि चीजें कहाँ हैं। और एक बात मैं कह दूं, मैं सुन रहा था प्रोफेसर श्याम जी को, देखिए आज जननायक अपने जेपी साहब का, जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन, लेकिन जेपी ने जो आंदोलन किया था वो किन सिद्धांतों के लिए किया था, किसके लिए किया था? आपातकाल की परिस्थितियों से निपटने के लिए किया था। स्वयं लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। तो आप ये देखें कि देश या राजनीति देश की कहां से कहां आ गई। और एक बड़ा खतरा मैं पहले से देखता हूं, देखिए जो भी पार्टियां कांग्रेस विरोध की राजनीति पे सत्ता में आई और कांग्रेस विरोध के आधार पे उनका पुष्पित पल्लवित हुई, जब कांग्रेस वहां पे आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खेमे के साथ जुड़कर कांग्रेस आ रही है, चाहे यहाँ पे आरजेडी के साथ मिलकर करके वो कांग्रेस आने के, कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? कांग्रेस का लक्ष्य अपने अस्तित्व को बड़ा करना और फिर से इतनी ताकत हासिल करना कि अकेले बल पर वहां सरकार बनाने की स्थिति बने, और किसी भी राजनीतिक दल की ये स्थिति होनी चाहिए। तो आप ये देखिए अमित जी, सीधी सी बात है कि कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक जो एमवाई समीकरण और दलित को साथ लेके चलने की बात है, वो कॉमन है किसमें? वो आरजेडी कांग्रेस में कॉमन है। राइट सर। जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ेगी आरजेडी कमजोर होगी, उसके वोट बैंक खिसकेगा। और ये लड़ाई देखिए अंदर से सभी समझते हैं, लेकिन ये लड़ाई जैसे जैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा गठबंधन एनडीए में देख पाता हूं कि उसमें जो जो लोग भी हैं उनके अपने अपने वोट बैंक हैं, उनके वोट बैंक का क्रिस क्रॉस नहीं है। वो अगर एक साथ हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपनी अपनी चीजों को बड़ा करते हैं। कुछ कॉमन वोट बैंक हो सकता है जेडीयू और बीजेपी में, लेकिन फिर भी उनके अपने अपने वोट बैंक हैं। ऐसे में अगर मुद्दों को
अपने जैसे मान लीजिए कि प्रोफेसर रोजगार श्याम देने साहब, मैं का आ रहा मुद्दा हूं लिया आपके पास। आरजेडी ने, एक ब्रेक के लिए जाना, मैं आ रहा आरजेडी हूं। ने रोजगार देने का मुद्दा लिया। अब अगर आप लॉजिकल ढंग से ये बता पाए जनता को कि हाँ हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हम दे पाएंगे, जो कि जनता ही खुद चर्चा करी करे कहाँ हो पाएगी, तो अगर ये बता पाए कि हाँ, तो ये एक सचमुच में क्रांतिकारी कदम हो। ठीक है डॉक्टर साहब, और एक ऐसा ब्रेक के लिए जा रहा हूं, माफी तेजस्वी ने चाहता हूं, कर आपको रोक दिया। रहा हूं डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये चर्चा लगातार जारी है, बाहुबली बिहार चुनाव सरकार पर, बिहार की सियासत पर, ये बड़ी डिबेट लगातार चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बाहुबली बिहार चुनाव सरकार, बिहार के चुनाव और सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम डिबेट। खास मेहमान मेरे साथ हैं, कुमकुम भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर श्याम कुमार मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं, अमर सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू करिए, उसके बाद मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। जी खत्म करना चाहूंगा। जी जी देखिए, जिस तरह की इस समय स्थिति बिहार में है, तेजस्वी जी के प्रयास से ही सही रोजगार एक सेंट्रल इशू बन गया है। राइट सर। और मैं देश के तमाम राज्यों की राजनीति को देखते हुए ये समझ पाया हूं कि देश में बेरोजगारी न तो राष्ट्रीय स्तर पे न राज्य स्तर पर किसी भी जगह पे पिछले कई दशकों में बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया चुनाव में। तो अगर रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना है तो इसका क्रेडिट कहीं न कहीं जाता है आरजेडी को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसी पार्टी पे ये आरोप है और तेजस्वी जी पे आरोप है कि वहां पे लैंड फॉर जॉब हुआ, और उसी के मामले में 13 अक्टूबर पर उनके खिलाफ चार्जशीट की बात चल रही। तो अब उससे दामन अगर आप धो लें और लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाएं क्रेडिबल कि हाँ हम वास्तव में हर परिवार में एक नौकरी दे पाएंगे, मैं यही बात कह रहा था कि क्रांति आ जाएगी। और आरजेडी तो है सीमित मुख्य रूप से बिहार तक, लेकिन अगर ये बात जो कह रहे इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हो और वो कर पाए तो पूरे देश में उनको लोग बुला बुला के सरकार उनकी बनवा देंगे। इसलिए जो, और उसका दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है, जिस तरह से नीतीश जी ने महिलाओं के खाते में 12-12 हजार 10-10 हजार रुपए दे दिए और आगे 2 लाख देने की बात कर रहे हैं। आप देखें, ये टेस्टेड फार्मूला हो गया इस देश में। अफसोस की बात है, लेकिन ये टेस्टेड फार्मूला है। लाड़की बहन योजना चली, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हो गया, जबकि तमाम सर्वेक्षणों में आ रहा था कि बीजेपी चुनाव इस बार जीत पाएगी, चांसेस कम है अपने अलायंस के साथ, लेकिन क्लीन स्वीप हो गया। और मध्य प्रदेश में आपने देखा ही, शुरुआत तो किया था शिवराज सिंह जी ने, अब वो हेमंत सोरेन ने आपके पड़ोस में किया झारखंड में, वो भी जीत गए, सिर्फ पैसा महिलाओं के खाते में डाल करके। अब जिस तरह से एक बना है पूरा शेड्यूल और लोग महिलाओं के खाते में पूरे राज्य में पैसा टकाटक जा रहा है, तो एक तरफ पैसा जाना और एक तरफ ये कमिटमेंट करना कि हम आने पर देंगे, इसमें ये टेस्टेड अभी तक है कि जिसके अकाउंट में सीधे पैसा आ जा रहा है वो लोग कहते हैं भाई अब पैसा आ गया है, हम इन्हीं को वोट देंगे। तो ये एक बड़ा एजेंडा साबित हो रहा है और इन चुनावों में इसका प्रभाव बहुत गहरा देखने को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार सरकार ने जो जो काम किए हैं 20 साल में, अगर वो उसी पे उस मुद्दे को सामने रख करके चुनाव लड़े और आरजेडी क्या आगे लाना चाहती है, जैसे उन्होंने रोजगार की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो क्या करेंगे, अपना दामन जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब से कैसे छुड़ा पाएंगे, जंगल राज की जो बात की जाती है लालू में, उससे कैसे हटा पाएंगे, वो जितना जनता के सामने ला पाएंगे, साबित कर पाएंगे, उतना ही मुकाबला रोचक होगा और उनके पक्ष में। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर श्याम कुमार, बहुत वाजिब बात डॉक्टर इंदुकांत कह रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर जितना एग्रेसिव वहां पर कांग्रेस हुए थे, दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक तमाम, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे प्रियंका गांधी रही हों, राहुल गांधी रहे हों, विपक्ष के सारे नेता एकजुट हो गए थे और पूरी दिल्ली को जाम कर दिया था। बिहार में वोट अधिकार यात्राएं निकाली गई और पूरा फोकस था कि एसआईआर के मुद्दे पर एनडीए को, बीजेपी को घेरा जाए। लेकिन अगर वो मुद्दा आपका था तो मुद्दा छूट कैसे गया? कांग्रेस भी उस बारे में बात नहीं कर रही है, आप भी उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हो हल्ला मचा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, ओवैसी साहब भी मुकदमे में एक पार्टी बने हुए हैं, कांग्रेस भी उसमें पार्टी बनी हुई है, लेकिन जो कोर मुद्दा लेकर आप कूदे थे बिहार के चुनाव में वो तो छूट गया आपसे। अब आप वही बात करने लगे जो बाकी पार्टियां करती हैं, हम नौकरी देंगे, हम महिला सुरक्षा देंगे, हम सस्ती बिजली देंगे, सस्ता खाना देंगे, सस्ती पढ़ाई देंगे। आप तो लौट के वहीं आ गए ना।
बात समझना बहुत जरूरी है। हाँ प्लीज। कि हम लोग जो संघर्ष कर रहे थे उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज हम पार किए हैं SIR के मसले पर। मतलब संवैधानिक संस्था को हम लोगों ने राजनीतिक बनने नहीं दिया। पूरी बात की जवाब एक लाइन में दूं कि चूंकि लड़ाई अभी बहुत बड़ी लड़ाई हमारे सामने है। मतलब इनके ऐसी ताकतों से लड़ना जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, 20 साल सत्ता में रहे लेकिन एक जवान से एक शब्द बिहार की जनता के लिए नहीं रही। तो मैं आपको ऐसा बताइए, हमारी तारीखें लगी हुई और लगातार हमने माननीय अदालत में भी दस्तक दी है और सड़कों पर तो हम लोग रहते ही हैं। हम लोग तो जमीनी लोग हैं, देसी लोग हैं, गांव गवाही से हम लोग का संबंध है। तो हम लोग तो बिहार के मजलूम जनता का हिम्मत साहस हौसला देने का काम करते हैं। तो इसको आपको ऐसे देखना चाहिए कि हम इसमें लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई, जैसे कि हम लोग नाम नहीं कटवाने दिया, 3,66,000 का इन्होंने नाम काटा है तो माननीय अदालत ने कहा कि डिटेल दीजिए। ये लोग अकबकाए हुए हैं, परेशान है। अब ये लोग पहले प्रवक्ता बने हुए थे निर्वाचन आयोग का, लेकिन जैसे ही इन पर कानून भारी पड़ रही है तो ये लोग इस पर चुप्पी साधे हुए। एक बात तो मैं अमित जी, मैं इस पर आपको टेकन करो, लेकिन वो हमारा संघर्ष जारी है। दूसरी बात बताऊं कि हमारे जो सम्मानित पैनलिस्ट महोदय साथी ने कहा है उस पर एक बात बता दूं कि हमारे पास जो भी हम लोग बात करते हैं जमीनी बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते। जैसे कि बीजेपी केंद्र में सरकार लेके आई कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे देंगे, पता नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम सारी ब्लैक जो मनी है, जो स्विस बैंक में सारा अकाउंट का डिटेल है, खाली सरकार बनते ही सबको। प्रोफेसर श्याम, माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं। जितनी बिहार की आबादी है उसको अगर आप डिवाइड करें, औसतन एक परिवार में 5 लोग होते हैं, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कम से कम 2.5 करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी। बिहार के राजकोष में कितना पैसा है, आप कितने फिजिकल डेफिसिट में है, सरकार कैपेबल है नहीं। केंद्र सरकार पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी नहीं दे पा रही और अब बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी वाला आपका प्रदेश है, वहां पे हर घर में एक नौकरी आप देंगे। आप समझ रहे हैं, ये भी तो सब्ज बाग दिखाना ही है लोगों को। जैसे कि डॉक्टर इंदुकांत ने बिल्कुल वाजिब पॉइंट उठाया कि सब्ज बाग तो आप भी दिखा रहे हैं। अगर बीजेपी शगुफा छोड़ रही है तो आप भी क्या कर रहे हैं सर? ये क्या बात होती है? आप नौकरी दे पाएंगे 2.5 करोड़ लोगों को 20 दिन के अंदर? ले आएंगे कानून? आप क्या बात कर रहे हैं सर? आ रहा हूं कुमकुम जी। 20 सेकंड हमको दे दीजिए, आपको 20 सेकंड हमको दीजिए, प्लीज हमको कंप्लीट करने दीजिए सर, प्लीज कंप्लीट जी। गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, ये बात बीजेपी की तरह और एनडीए की तरह हम लोग के पास जमीनी हकीकत है। जैसे मैं आपको बताऊं, 5 लाख नौकरी जब देने की बारी में बात आई थी, 20 साल से तो नीतीश कुमार जी नहीं दे पाए थे, तो ये लोग घबराए हुए थे कैसे हो, ये दिया। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा के विशेष दर्जा दिलाने के लिए डेटा भेजा। तो आप समझिए जो गवर्नेंस के मसले हैं, राजकोषीय घाटे हैं, जो घपले घोटाले लोग करते हैं, उससे मुक्त हम लोग दिलाएंगे। हम लोग विशेष राज्य के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग प्रशासनिक जो चुनौती का, जो शराब माफियाओं के चंगुल में इस वक्त जो खासतौर से सियासी दल है, उससे करा के जो गवर्नेंस के मसले पे है, हम उसके खाका ये लोग यही लोग है ना, बीजेपी वाले लोग सिर्फ कहते कि नहीं होगा। क्या होगा? पूंजीपतियों के सारे संपत्ति दे दीजिए, होगा। मजलूम आम जनता, गांधी अंतिम जन की बात करते, बाबा साहब बात करते थे, हम लोग उनकी बात करते हैं। वक्त का इंतजार कीजिएगा, 14 नवंबर के बाद 20 दिन के अंदर, अब 20 महीना के अंदर आप डिबेट कीजिएगा और उसमें हम अपनी बात रखेंगे। और कुमकुम जी, अमर भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुमकुम जी का काउंटर है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे आप सभी सवाल पूछना है। कुमकुम भारद्वाज, देख लीजिए, ब्रांडिंग करने के मामले में आरजेडी भी आपको टक्कर दे रही है, खूब ब्रांडिंग हो रही है। 2.5-3 करोड़ नौकरी दे देंगे, 12 करोड़ आबादी वाले बिहार में अगर 2.5 करोड़ नौकरी दे दिए तो मुझे तो लगता है कि वो देश का सबसे बेहतर जीडीपी का, सबसे माइक्रो सारी इकोनॉमिक्स फेल होने वाली बिहार में अगर तेजस्वी साहब ये काम कर गए तो पूरे देश की इकोनॉमी एक तरफ और बिहार प्रदेश की इकोनॉमी एक तरफ हो जाएगी। मैम कुमकुम जी बिल्कुल। एक तो आप समझें इनकी समझदारी पे, इनके नेता, मतलब मैं उनके लिए क्या शब्द बोलूं, नेता है तो इतना ही बोलिए। कुमकुम जी, डिबेट में तो बोलना ही है, बोले ना। भाषण दे देते हैं और पैनल में आने के बाद इन प्रवक्ताओं को बोलने के नाम पे उनको सेफगार्ड भी कैसे करें। अब इस तरीके की बातें जब आती हैं तो इनको तो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाता है कि इसको हम कैसे डिफेंड करें। दूसरी बात, उनके आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने अभी बात करी कि उन्होंने कहा था कि हम उस समय पे नौकरी कहाँ से आएगा और हमने नौकरी दिया। इनको पूछिए जरा, इनको पता नहीं है तेजस्वी यादव उस समय पे हेल्थ मिनिस्टर थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरियां बंट रही थी और बिना नीतीश कुमार के अप्रूवल के, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सीएम, हाउ इट्स पॉसिबल
to execute anything. It's not possible, ma'am. It's not possible. It's not possible. It's not possible. One thing. दूसरी बात मैं बताऊं आपको, अभी जो इन्होंने बोला है, सुन लीजिए श्याम जी प्लीज। हाँ, समझेंगे, सुनेंगे तो समझदारी डेवलप होगी और अपने नेता को कह पाएंगे कि ऐसा ना बोले कि हम बोल ही ना कुछ पाए। दूसरी बात आपने जो करी ना, आपके साथ आप बहुत पहले भी डिबेट में एक बार आए हैं, मैं आपको बता दूं, टोटल जो हाउस होल्ड है बिहार में 2,76,00,000 है, वो भी 2023 का डेटा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप थंब रूल पे कैलकुलेशन के लिए 2025 में अगर आप 3 करोड़ मांगने और 50,000 भी अगर देंगे, आप उनको सैलरी देंगे, तो एक महीने का 1.5 लाख करोड़ और साल भर का 18 लाख करोड़ रुपया होता है। पता नहीं ये कहाँ से लाएंगे। मुझे तो इनकी समझदारी मुझे तो यही लग रहा है कि बिहार के पास इतना पैसा होता कि 2.5 करोड़ नौकरी जनरेशन कर पाते तो फिर वहां पे एजुकेशन अच्छी होती, इकोनॉमी अच्छी होती, वहां पे तो कोई कमी नहीं थी फिर तो। इनको जीरो का मतलब समझ में आता है कि कितना भी लगा दो, ये तो जीरो है। यूपी सरकार तो दे नहीं पा रही है 50,000 नौकरी, या 2.5 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरा इनको मैं कहूंगी, इन्होंने भी बोला कि अगर मैं इनकी हर डिस्ट्रिक्ट में अगर बताने लगूं तो ये बैठ नहीं पाएंगी। मैं आपको आपकी गलतियों को गिनाने लगूं ना, जो आपने बिहार पे दाग लगाया है, मैं बहुत सीरियस हूं इस मैटर पे, तो आपको ना इतना हवा का तेज झोंका होगा कि आप यहाँ से उड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आकर के सिर्फ जनता को गुमराह मत कीजिए, बिल्कुल गुमराह मत कीजिए। मैं बिहार की भूमि से आती हूँ, मेरा ये दर्द है। आपने रक्त रंजित जो बिहार को किया है, जिस गरीब रथ की आपकी बात आपने करी थी, उस रथ पे बैठ करके पिछड़ा स्टेशन, कोई पब्लिक बोले कि मैं पिछड़ा स्टेशन जहां पे हम रक्त रंजित हुए थे, जहां में लूटा गया था, जहां में मारा गया था, और उस स्टेशन को हम फिर घूम करके आए, आप जाकर बिहार की जनता के बीच में जाइए, तब आपको पता चलेगा। दोनों के दोनों व्यंग हैं, कहां देश को ले जा सकते थे, कहां बिहार को ले जा सकते थे। एक समझदारी वाली बात करते, दिन रात खाली उल्टी पुल्टी बातें कहते हैं ना। एक बच्चा जब बिहारी भाषा में बोल रही हो, घुसखोर होता है ना पढ़ने में, तो वो बहुत कुछ कहता है कि एग्जामिनेशन के वक्त में तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब समय आता है उनको करना होता है तो वहां से वो भाग खड़े होते हैं, और फेल तो खुद होते ही हैं, माँ बाप को भी शर्मसार कर जाते हैं। वो असर आपने बिहार का किया है, दोनों ने मिल करके। राइट मैम, ठीक है। अमर सिंह जी, वंदे भारत का कितना किराया है? कुमकुम जी, प्रोफेसर श्याम मैं आ रहा हूँ। नहीं, आपका टर्न नहीं है प्रोफेसर साहब, आपका टर्न नहीं है। ट्रेन पे चलिए, आपका टर्न नहीं है प्रोफेसर श्याम, आपका टर्न नहीं, आपका टर्न नहीं। देखिए सरकार, रिसर्च करके आइए प्रोफेसर साहब, सरकार हर साल छठ दिवाली पे सबसे अधिक ट्रेनें बिहार के लिए चलाई जाती है, ये डेटा मेरे पास। आप ये मत कहिए कि ट्रेनें नहीं है बिहार के लिए। अमर सिंह जी, मुझे ये बताइए, उस दिन 2 दिन पहले जब मैं और आप डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा कि भाई आरजेडी के नेता जो कुछ कह रहे हैं हम उसको डिट्टो करते हैं, हम गठबंधन के साथी हैं, और वो जो बातें कह रहे हैं हमारी उसमें रजामंदी है, हामी है। अब मुझे ये बताइए, 2.5 करोड़ नौकरी के लिए आप यस सर कर रहे हैं, और आप वहीं केंद्र सरकार को बोलते हैं कि भाई 10,000 नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, यूपी सरकार को आप बोलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार को बोलते हैं, सबको बोलते हैं भाई कि 1,000-2,000 नौकरियां भी सरकार नहीं निकाल रही है। ये कैसे ओके हो गया? 2.5 करोड़ नौकरी वाली बात ओके कैसे कर दी? राहुल गांधी तो इतना डेटा, इतना प्रेजेंटेशन लेके घूमते हैं सब जगह, उन्होंने तेजस्वी को टोका नहीं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप? 12 करोड़ आबादी में 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, पैसा बिहार के पास है नहीं, इतना कर्ज है बिहार के सरकार पर, कैसे मैनेज होगा सब? ये सब बातचीत नहीं होती है क्या गठबंधन में कि तेजस्वी गए और हम नौकरी देंगे, एसआईआर का मुद्दा भूल गए, राहुल गांधी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले हाथ में हाथ था, बुलेट पे सवारी चल रही थी, फिर वो एक कोने में अलग पीसी कर रहे हैं, ये अलग पीसी कर रहे हैं, और उसके बाद तेजस्वी यादव और पार्टी ये कह रही कि भाई हम तो सीएम फेस हैं, अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अमर सिंह जी। अमित भाई, मैं साफ साफ कहूंगा, और सरकार, मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, मुझे लगता है कि एनडीए सरकार ने उसको पूरा करने के लिए एक मौका दे दिया है। मैं डाटे पे जाऊंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के बीच जी। बिहार, तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि मैं मूर्ख लोगों को दे दूंगा, तेजस्वी यादव ये भी नहीं कहा कि जो कैपेबल होगा उसको मैं दे दूंगा। अरे ये भी तो कहा कि हर परिवार में एक सरकारी मुलाजिम होगा। अमर भाई, डेटा तो समझिए। देखिए, आरक्षण है देश में, आरक्षण है देश में, लेकिन जो आदमी जिनको समझ नहीं है उनको दे दूंगा। डॉक्टर इंदुकांत सुनिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर इंदुकांत, मैं आपके बीच में नहीं। अमर भाई प्लीज कंटिन्यू। अमर भाई प्लीज अमर जी कंटिन्यू। देखिए, बिहार सरकार का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मात्र 61% ही एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ा लिखा लोग। और जानते हैं जी, 1 से लेकर के 5 तक जो है 22% जो है 1 से 5 तक क्लास में गए हुए, और उसके बाद 6 से लेकर के 8 तक 9 तक अगर आप देखिएगा तो मात्र 14% लोगों ने 8 तक गए। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 9 से लेकर 12 तक जो है मात्र 14% जो शिक्षा ग्रहण किया है। एजुकेशन की हालत ये है वहां पर कि आप अगर आप देखिएगा तो जो ग्रेजुएट हैं मात्र 6% लोग ग्रेजुएट हैं वहां।
अब सवाल उठता है कि जो पॉलिसी बनाई जाएगी 20 दिनों के अंदर, वो तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि मैं मूर्ख लोगों को दे दूंगा, हर परिवार में मैं नौकरी दूंगा, जो जिस काबिल होगा उस काबिल मैं सरकारी नौकरी दूंगा। अब सवाल उठता है कि सही में उन्होंने कहा कि 2,97,000, मैं तो बढ़ा के बोल रहा हूं, 2,97,000 जो है वहां पर परिवार हैं। उस परिवार में आप आकलन आप कीजिएगा तो मुझे लगता है एनडीए सरकार ने बच्चों को जो मूर्ख बनाया, दलितों को मूर्ख बना के रखा। दलित का एजुकेशन से अगर परसेंटेज देखिएगा ना तो आपको आश्चर्य होगा कि 0.09 है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है ना उसकी अगर आप देखिएगा तो 0.081 है। तो आप समझ जाइए कि जो लोग पढ़ा लिखा है, जो लोग काबिल है, उन परिवार को नौकरी दी जाएगी। और तेजस्वी सरकार ये करेगी, महागठबंधन की सरकार ये करेगी, जो लोग पिछड़ जाएगा उसको पढ़ाएगी, अच्छे एजुकेशन देगी, नीतीश कुमार की तरह 18 स्कूल बंद नहीं। अमर भाई ज्यादा वक्त नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, पीसीआर मुझे रैप करने के लिए कह रहा शो। डॉक्टर इंदुकांत जी, आपका काउंटर है सर, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की बात आपने सुन ली। जी, मैं तो अमर सिंह जी को सुन रहा था। आपने सही कहा कि माननीय राहुल गांधी जी जैसे 72,000 रुपए देने की बात उन्होंने कहा था 2019 के चुनाव में, पहली बार घोषणा की तो उन्होंने रांची की सभा में, मैं था वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी टीम ने कैलकुलेट किया और हम कैसे कैसे देंगे 72,000 रुपए सालाना। जी, अब जब ये आपने सही सवाल उठाया कि जब 2,97,00,000 नौकरियां देने की बात आएगी, अब आप केवल इस महागठबंधन के 2 प्रवक्ताओं को अपने पैनल में सुन लीजिए। प्रोफेसर श्याम कुमार ने कहा कि हम देंगे 20 महीने के अंदर, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पढ़े लिखे लोग किसी जगह पे 3% है, 6% ग्रेजुएट हो, उनको नौकरी दे देंगे, बाकी को शिक्षा देंगे। मतलब 2,97,00,000 में से 6-8% को नौकरी दे देंगे, बाकी को शिक्षित करेंगे, 5 साल 10 साल जितना लग जाए तब देंगे। तो आप इस जो आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शनरी चीजें हैं वो आपके सामने एक पैनल डिस्कशन में आ जा रहा है। तो लिहाजा आप नौकरी देंगे, कैसे देंगे, किसको देंगे। और दूसरी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण अमर जी ने कही कि जिसकी जितनी शिक्षा हो, तो जो लेबर क्लास का है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसको मनरेगा में काम दे देंगे, कहेंगे ये भी तो नौकरी है, वो उसी लायक था बेचारा। हाँ, ये नौकरी होगी, नौकरी तो नौकरी है, चाहे मनरेगा में मिल जाए या किसी सरकारी दफ्तर में मिल जाए। एक लास्ट बात अमित जी, देखिए ये जब तेजस्वी जी नौकरी में थे, अब डिप्टी सीएम थे, सरकार में थे, उस समय जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे बिहार में, उस बिहार में अपॉइंटमेंट्स में जो हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में हुए, उसमें 30 से 35% उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग आके अपॉइंट हुए। जी, क्यों? क्योंकि जब पूछा गया सरकार से, उस समय तेजस्वी जी से भी पूछा गया था, बोले भाई यहाँ योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं तो बाहर के लोग आ रहे हैं। तो आप 2.5 करोड़ नौकरी भी देंगे तो उसमें 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के और 30 लाख झारखंड के होंगे। बिहार के लोगों को नौकरी आप देंगे तो कैसे? डॉक्टर इंदुकांत, ज्यादा वक्त नहीं है, कुमकुम भारद्वाज 40 सेकंड्स आपके पास, एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए प्लीज मैम, प्लीज। हाँ, बिल्कुल कहूंगी कि आप पूछिए उनसे, इन प्रवक्ताओं से, दोनों से ही, शिक्षा मित्र की बहाली, पंचायत के पास कौन सा मैकेनिज्म था जिसमें कि शिक्षा मित्र की बहाली की गई और पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। और अभी जो इन्होंने बात करी कि दूसरे जगह से लोग आकर के नौकरियां ले रहे हैं, मैं एक इंसिडेंट, इसमें वक्त लगता मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में देती, बट इतना ही कहूंगी, कभी प्रेमचंद्र गुप्ता और कभी संजय यादव बिहार की जनता को राज्यसभा में हरियाणा के लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिहार की बातें कहां से? बहुत बहुत शुक्रिया कुमकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोफेसर श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास कम था। अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, आपका भी डिबेट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली बिहार चुनाव सरकार खास सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें बिहार के हर सियासत, वहां पे होने वाली हलचल, नेताओं के बयान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं और बिहार के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाइए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।